हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 1/5/2010 को जो सामान्य भर्ती आई हुई थी उसका दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर है। तो दोस्तों इस बार जो है बिहार पुलिस नई भर्ती का जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों आप लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर को इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि एग्जाम में जो है कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोग जो है सारे लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को इस क्लास को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखते चलेंगे। दोस्तों इसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी का सारे सब्जेक्ट का अलग अलग से जो है सेक्शन बना दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 15 तक जो है भाषा का प्रश्न है, यानी कि दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न है। तो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न जो है सबसे लास्ट में देखेंगे। दोस्तों ये जो है हम लोग सबसे पहले जो है सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखते हैं, उसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे, फिर दोस्तों मैथ का प्रश्न, फिर दोस्तों यहाँ पर जो है हिंदी इंग्लिश का प्रश्न सबसे लास्ट में करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। तो दोस्तों 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना जो है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो 16 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे भैया। 16 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए भी, तो आप लोग जो है गौर से सुनेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है संविधान सभा की गठन जो है 1946 ईस्वी में किया गया था, जिसमें तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर होती है, तो दोस्तों दिल्ली में पहली बैठक होती है। उसमें दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है चुना गया था। कब, तो 9 दिसंबर 1946 को। उसके 2 दिन बाद दोस्तों 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक होती है। दूसरी बैठक में जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो दोस्तों यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों 11 दिसंबर के बाद जो है 2 दिन बाद, फिर दोस्तों 2 दिन बाद 13 दिसंबर यहाँ पर लिख देते हैं 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य का जो है प्रस्ताव पेश किया। वही प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने किया था। यह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसकी रचना किया था। इन्होंने जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक में जो है उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ से दोस्तों इतना अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों आपको इतना अंदर से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दोस्तों एग्जाम क्लियर कर पाए। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आते हैं तो दोस्तों हम आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे, और दोस्तों याद करवाने की तो हमारे चैनल पर 100% गारंटी है। याद नहीं होगा, ये हो नहीं सकता है जब आप हमारे चैनल को गौर से सुनते हैं उसके बाद। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत जो है यह मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया है। तो 17 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। यह दोस्तों अमेरिकी सेना के द्वारा जो है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था। तो 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है वेस्टर्न बंदरगाह। दोस्तों वेस्टर्न बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को जो है किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों वेस्टर्न बंदरगाह पर जो है 340 चाय के बक्से को जो है समुद्र में फेंक दिया गया, उस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो भैया उस घटना को जो है वेस्टर्न टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे वेस्टर्न बंदरगाह में 340 चाय को बक्सा को फेंका गया समुद्र में, उसे वेस्टर्न टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। 19 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिकी, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे दोस्तों कहा जाता है। दोस्तों इन देशों ने जो है सैनिक संधि की उसे दोस्तों नाटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यह नाटो कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो दोस्तों अस्थायी सदस्य पहले दोस्तों चीन, जापान, ब्रिटेन और रूस थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर वर्तमान समय की बात कर ले दोस्तों, तो दोस्तों राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन सा देश है, तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्र संघ के अस्थायी, यहाँ पर दोस्तों अस्थायी है लेकिन हम यहाँ पर अस्थायी देश बता रहे हैं। तो आप लोग ध्यान
ध्यान रखेंगे अस्थाई देश कितने हैं, तो दोस्तों 5 है। कौन कौन सा देश है, अगर आप नाम ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, यहां पर हम बताते हैं। 5 अस्थाई देश थे, कौन कौन से? पहला थे ब्रिटेन, दूसरा यूएसए यानी कि अमेरिका, और दोस्तों तीसरा था फ्रांस, चौथा है दोस्तों चाइना, और पांचवा है दोस्तों रूस। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे राष्ट्र संघ के 5 अस्थाई सदस्य देश है, जिसमें से दोस्तों 10 अस्थाई सदस्य देश शामिल है वर्तमान समय में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें भारत भी जो है अस्थाई सदस्य देश है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों उसका मुख्य कारण जो है यह त्रिपक्षीय संधि था। क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि था। 22 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है, आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे, 28 जुलाई 1914 ईस्वी को जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, और दोस्तों यह 4 साल युद्ध चला। 1918 ईस्वी तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में जो है 37 देश ने जो है भाग लिया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था? तो दोस्तों पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को जो है क्या कहा जाता था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों इसे गंडासा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काटने वाले उपकरण को जो है गंडासा कहा जाता था। तो ऑप्शन बी जो है 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो दोस्तों गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? यह दोस्तों आर्यभट्ट थे। तो ऑप्शन बी जो है 24 नंबर का क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भैया 25 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, अलाई दरवाजा किसके शासन में बनाया था? तो दोस्तों अलाई दरवाजा किसके शासन काल में बनाया गया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे अलाई दरवाजा का निर्माण जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनवाया गया था। 25 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था। तो दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा सुधार आंदोलन कौन सा था? तो यह दोस्तों ब्रह्म समाज था। तो दोस्तों 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है यह 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कब किया था? तो 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाटवस्की के द्वारा जो है इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है यह कनाडा एवं यूएसए यानी कि दोस्तों अमेरिका में जो है इसकी स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 1913 ईस्वी में किया गया था। डेट भी भैया आप लोग ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां पर प्रारंभ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो है यह चंपारण से शुरू किया था। दोस्तों महात्मा गांधी ने चंपारण से पहला सत्याग्रह जो है कितने ईस्वी में शुरू किया था? तो आप लोग डेट ध्यान रखेंगे 1917 ईस्वी में जो है 1917 ईस्वी में पहला सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 ईस्वी में जो है शुरू हुआ था। ऑप्शन सी जो है 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इक्वाडोर का चिम्बोरॉन्जी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? यह दोस्तों कौन से श्रेणी में आता है? तो यह दोस्तों शांत श्रेणी में आता है। 31 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है? तो दोस्तों विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन जो है वह किस लिए लाभदायक है? यह दोस्तों जड़ी बूटी के लिए जो है लाभदायक है। तो 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? दोस्तों आप जो है ग्लास हाउस में, अगर आप ग्लास हाउस जाते हैं उसमें दोस्तों सब्जी जो है आप कहां पर उगाएंगे? तो दोस्तों आप टैगा वन में उगाएंगे। तो दोस्तों 33 का ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। विषुवत रेखा के समीप तापमान से सबसे अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान सबसे अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसीलिए विषुवत रेखा के समीप जो है तापमान अधिक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आग्नेय शेल में निम्नलिखित में से तत्व नहीं पाए जाए? तो दोस्तों आग्नेय शेल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? आप लोग ध्यान रखेंगे, इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे आग्नेय शेल में जो है चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम जो है आग्नेय शेल में पाए जाते हैं। और दोस्तों आग्नेय शेल
को जो है इसे परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो दोस्तों 35 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों आग्नेय शेल यानी परतदार चट्टान में क्या पाए जाते हैं वह भी हम आपको बता दिए। और दोस्तों इसके अलावा जो तत्व आपको दिया रहे वही ऑप्शन में हो जाएगा, तो दोस्तों आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो दोस्तों खाद्य फसल जो चावल, गेहूं, मकई ये सब जो है खाने वाला फसल है, लेकिन दोस्तों चाय जो है खाने वाला फसल नहीं है, पीने वाला चीज है। तो दोस्तों खाद्य फसल नहीं है, तो ऑप्शन सी खाद्य फसल नहीं है। 36 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो यह दोस्तों सागर से दूरी जो है यह मुख्यतः उत्तरदायी होता है। तो 37 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो दोस्तों महिला साक्षरता जो है किस राज्य की सबसे ज्यादा है? तो सभी को पता है यह दोस्तों केरल राज्य की जो है साक्षरता दर जो है सबसे ज्यादा है। और दोस्तों महिला में भी सबसे ज्यादा किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है 2011 जनगणना के अनुसार। ऑप्शन डी जो है 38 का राइट आंसर हो जाएंगे। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो दोस्तों लिग्नाइट जो है यह निम्न स्तर का कोयला होता है। तो ऑप्शन जो है 39 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो दोस्तों गेहूं जो है यह सुतोष्ण जलवायु का फसल होता है। तो 40 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहां पर स्थित है? तो दोस्तों इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन जो है यह घाटशिला में स्थित है। तो 41 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो दोस्तों गेहूं का उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश जो है भारत में प्रथम स्थान पर रहता है। तो ऑप्शन ए जो है 42 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो दोस्तों वह परत कौन सा है? तो यह दोस्तों आयन मंडल है। 43 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहाँ कहां पर जो है इसका निर्माण होता है? तो यह दोस्तों भूमिगत जल के द्वारा इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन बी 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? वह है दोस्तों दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल का भाग है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जो है एक जिला है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह पश्चिम बंगाल का भाग है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल जो है यह 6 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा किए गए हैं? यह दोस्तों किसके द्वारा किए गए हैं? तो यह संविधान के द्वारा किया गया है। तो 47 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंक का नाम है। तो दोस्तों वह जो है सर्वोच्च अंक का नाम क्या है? यह दोस्तों जिला परिषद है। तो ऑप्शन बी जो है 48 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? दोस्तों किस राज्य में कह रहा है द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें से ऑप्शन दिया गया है केरल राज्य। दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है केरल राज्य में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। तो दोस्तों 49 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों वर्तमान समय की बात कर ले, केवल 6 राज्यों का जो है विधानमंडल है। कौन कौन सा राज्य है आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला है दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा है दोस्तों बिहार, तीसरा है दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठा है दोस्तों तेलंगाना राज्य। इन 6 राज्य में वर्तमान समय में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल जो है स्थित है। बाकी कोई राज्य में जो है द्विसदनात्मक विधानमंडल स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचशील निम्न में से किसके किसके बीच समझौता हुआ है? तो दोस्तों पंचशील समझौता जो है यह भारत और चीन के बीच हुआ है। यह सभी को प्रश्न पता है। तो दोस्तों 50 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य है। तो दोस्तों यह जो है अस्थायी सदस्य है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यह दोस्तों सुरक्षा परिषद के जो है 5 देश अस्थायी सदस्य है। तो ऑप्शन डी जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न घुमा घुमा करके पूछ दिया जाता है एग्जाम में। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? तो यह दोस्तों कौन सी सेना भेजने पर अपनी सहमति दी है? तो यह दोस्तों भारतीय शांति सेना भेजने पर जो है सहमति दी है। तो 52 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है यह स्विट्जरलैंड देश में है। ऑप्शन सी जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है। तो दोस्तों सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? यह दोस्तों अपना देश भारत है। ऑप्शन सी जो है 54 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों सार्क का जो है
फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखेंगे एशियाई दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ होता है। क्या होता है? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ होता है। और दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? तो यह दोस्तों सार्क का मुख्यालय आप लोग ध्यान रखेंगे काठमांडू है। और दोस्तों इसके सदस्य देश कौन कौन सा है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसके सदस्य देश जो है, पहला है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा श्रीलंका, सातवां मालदीव, आठवां दोस्तों अफगानिस्तान। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सार्क में कुल कितने देश है? तो दोस्तों 8 देश है, जो हम आपको सीरियली वाइज 8 देश का नाम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया 55 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का जो है अधिकार नहीं है? तो दोस्तों यह व्यक्तित्व स्वतंत्रता का जो है यह अधिकार नहीं है। 55 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी सभी जो है स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान 19 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन में लिखा गया है एक अलिखित संविधान है। दोस्तों सभी को पता है भारतीय संविधान जो है लिखित संविधान है, न कि अलिखित संविधान है। यह जो है इसकी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों 56 का ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत का संविधान जो है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों यह जो है इसकी विशेषता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी विशेषता और भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत संविधान की विशेषता जो है संघात्मक शासन प्रणाली इसकी विशेषता है। संविधान सभा द्वारा निर्मित जो है यह भी इसकी विशेषता है। संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो है बनाया गया है। यह जो है संसदात्मक शासन प्रणाली है, ये भी इसकी विशेषता है। और दोस्तों संविधान जो है लिखित संविधान है अपने भारत के। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी तक जितना भी बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है सभी का प्रीवियस ईयर इसी चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेंगे, ताकि जब भी इस चैनल पर प्रीवियस ईयर का पेपर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और दोस्तों सबसे पहले व्यू आपका हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर 57 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण है, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर से भी कई बार प्रश्न एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को गौर से सुनना है। दोस्तों 57 नंबर प्रश्न जो है, भारत की उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है निर्धारित नहीं किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है रिटायरमेंट की उम्र पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब एक बार जो है न्यायाधीश बन जाते हैं उसके बाद दोस्तों अवकाश ग्रहण करने के लिए उसका उम्र जो है कम से कम 65 वर्ष का होना चाहिए। तो दोस्तों अवकाश ग्रहण करने के लिए उम्र सीमा जो है 65 वर्ष होना चाहिए, इसीलिए 57 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य का एक मूलभूत तत्व है। तो दोस्तों राज्य का एक मूलभूत तत्व जो है यह संप्रभुता है। 58 का डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप कौन सा है? यह दोस्तों लघु रूप जो है यह यूनिसेफ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों राज्यपाल के संबंध में यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, कौन सा गलत कथन है वहीं पर यहाँ पर पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं, कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो दोस्तों पहला कथन है, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। बिल्कुल सही है राज्यपाल के संदर्भ में। तीसरा है दोस्तों, राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति हुआ है। यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी जो है, राज्यपाल का चुनाव संसद के द्वारा किया जाता है, यह जो है बिल्कुल गलत है। 60 नंबर का ऑप्शन बी जो है, यह कथन बी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो भैया ऑप्शन बी जो है 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां से जो है 61 नंबर प्रश्न से सामान्य अध्ययन का प्रश्न शुरू होता है। तो दोस्तों 61 नंबर प्रश्न कर रहा है, तरंगे जो धातुओं में संचरित होती है वह कौन कौन सी तरंग है? तो दोस्तों यहां पर केवल अनुदैर्ध्य दिया गया है और यहां पर अनुप्रस्थ दिया गया है। तो दोस्तों दोनों अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों जो है तरंगे धातुओं में संचरित होती है, इसीलिए ऑप्शन सी में भी जो है ए और बी दिया गया है। तो ऑप्शन सी 61 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा
ऊर्जा होती है तो दोस्तों यह स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 62 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने कई लोग देखे होंगे दादा परदादा के समय में जो है चाबी वाला घड़ी जो है दादा सब्जी जो है पहनते थे, उसमें जो है चाबी देना पड़ता था, उससे ऊर्जा प्राप्त होती थी, उसी ऊर्जा को जो है स्थितिज ऊर्जा जो है वह प्राप्त होती थी, उसके बाद जो है घड़ी चलती थी। तो ऑप्शन बी जो है 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कमेंट में आप लोग लिखेंगे कौन कौन सा वो घड़ी जो है, कौन कौन सा जो है वो लोग जो है वो घड़ी को देखे हुए हैं। चलिए वो सब जो है सभी लोग कमेंट करेंगे कि जो है आप घड़ी को देखे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर प्रश्न है 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, उसका वाई अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा? तो दोस्तों वाई अक्ष की दिशा में घटक जो है 40 न्यूटन हो जाएगा। आप लोग जो है इस फॉर्मूला पे सॉल्व करिएगा। दोस्तों पी बराबर आप लोग जो है पढ़े होंगे यहाँ पर √r² माइनस Q², इस फार्मूला पे रख देंगे। R के जगह पर दोस्तों 50 न्यूटन रखना है और Q के जगह पर 30 न्यूटन रखेंगे तो सोल्व हो जाएगा, तो 40 न्यूटन आएगा। तो ऑप्शन सी जो है 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 64 नंबर प्रश्न है 0 डिग्री सी पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सी पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रित का तापमान क्या होगा? तो दोस्तों मिश्रण का तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन बी 64 का राइट आंसर हो जाएंगे। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों एक रॉकेट जो है यह कौन से सिद्धांत पर काम करता है? तो आप लोग जो है सभी लोग को ध्यान होगा गति का तृतीय नियम पर जो है रॉकेट जो है यह सिद्धांत पर काम करता है। तो 65 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, तो दोस्तों भवन की ऊंचाई क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए चाल का जो है तीसरा प्रश्न फॉर्मूला कौन सा है? S बराबर UT प्लस हाफ GT²। अगर इस पर सोल्व करेंगे तो दोस्तों जो है आपको ऊंचाई का जो है भवन का ऊंचाई आ जाएगा। और दोस्तों भवन का ऊंचाई जो है इसमें जो है 78.4 मीटर आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न है एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किए जाते हैं, तो 30 दिन के लिए यानी एक महीने में उपयोग किया गया कुल यूनिट कितना होगा? तो दोस्तों 30 दिन में कुल यूनिट जो है 108 किलोवाट घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है 67 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्कर पूरा करती है, तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगा? तो दोस्तों n बराबर जो है 1/t होता है, तो यहाँ पर दोस्तों 0.8 हो जाएगा और यहाँ पर 24 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 30 हट जाएगा। ऑप्शन ए जो है 68 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न करता है, यदि इसको 2 बराबर भाग में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे यह जो है यह B/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो B/2 हो जाएगा, 2 भाग में काटते हैं तो ऑप्शन बी 69 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाले 4 लेंस का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी जो है कितना हो जाएगा? तो यह दोस्तों -5 मिलीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः रूप से होता है, तो दोस्तों जो है मुख्यतः रूप से ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है द्रवीभूत रहता है, मिश्रण रहता है एलपीजी में। ऑप्शन डी जो है 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज हुई है वह कौन सा है? वह दोस्तों प्रोटॉन है। ऑप्शन ए जो है 72 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, वही प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है वह सेल जिसमें विद्युत धारा उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। 73 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समांगी सदृश मिश्रण का उदाहरण है, तो दोस्तों सदृश मिश्रण का उदाहरण जो है गन पाउडर हो जाएगा। तो 74 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 75 नंबर प्रश्न है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो दोस्तों स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से SiO2 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? तब दोस्तों प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। 76 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 77 नंबर प्रश्न है वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह की कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह जो है यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहलाता है। 77 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? तो दोस्तों यह O2 में जो है द्विबंधन होता है, ऑक्सीजन में द्विबंधन होता है। ऑप्शन सी जो है 78 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सा शर्त आवश्यक है? तो दोस्तों दहन की क्रिया के लिए पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति ये जो है आवश्यक है। 79 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है कार्बन 14 है और नाइट्रोजन भी 14 है, इसका किसका उदाहरण है? तो यह दोस्तों संभारिक का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है 80 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण
वाइब्रेशन की दर जो है लाल रंग में प्रकाश में जो है सबसे अधिक होती है, तो 81 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक पौधे पर दूसरे पौधा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो यह दोस्तों एपीफाइट कहा जाता है, तो ऑप्शन डी जो है 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, एक पौधा होता है, उस पर दूसरा पौधा उग जाता है, उसे दोस्तों एपीफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है 82 का राइट आंसर हो जाएंगे। एम्फीबियंस क्या है? तो दोस्तों एम्फीबियंस जो है जल और थल दोनों में जो है समान रूप से रहते हैं, उसे ही एम्फीबियंस कहा जाता है, तो 83 का डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? तो दोस्तों कौन सा जो है उत्पाद नहीं है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यूरिक एसिड जो है यह उत्पाद नहीं है, तो ऑप्शन सी 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, केंद्रक झिल्ली जो है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, 85 का सी राइट आंसर हो जाएंगे। फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो दोस्तों फसलों पर डीडीटी का छिड़काव से कौन सा जो है यह जिम्मेदार होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह वायु, मृदा और जल तीनों जो है यह प्रदूषित होता है, तो दोस्तों 86 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों डीडीटी जो है यह कीटनाशक होता है, इसके छिड़काव से वायु, मृदा और जल तीनों जो है प्रदूषित होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एफ्लांटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है? तो दोस्तों एफ्लांटॉक्सिन नामक विष जो है यह फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, 87 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 88 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो दोस्तों मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह फेफड़ा में होता है, 88 का ऑप्शन है बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग्म नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? यहाँ दोस्तों साल्मोनेला कुष्ठ दिया गया है, ये जो है पहला ही ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं दिया गया है, गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों बाकी जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया ये जो है सुमेलित है, टीनिया सोलियम टीनियासिस ये जो है ये भी सुमेलित है, और दोस्तों ऑप्शन डी भी सुमेलित है। दोस्तों 89 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत मिलान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? दोस्तों मियोसिस के लिए कौन सा कथन जो है यह सही दिया गया है? तो दोस्तों कथन जो है मियोसिस प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, ऑप्शन बी जो है मियोसिस प्रथम जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल सही कथन है, तो ऑप्शन बी जो है 90 का राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों गणित का प्रश्न शुरू होता है, मैथमेटिक्स का प्रश्न होता है शुरू होता है। तो दोस्तों मैथ का जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए हम आप सभी के लिए बहुत जल्द जो है प्रीवियस ईयर का मैथ का क्लास सारे प्रश्न जो है वहाँ पर सॉल्व कर देंगे, तो आप लोग जो है वहां पर सारे प्रश्न को देख लेंगे। दोस्तों अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप लोग जो है सॉल्व करके उत्तर जो है कमेंट में जरूर लिखना है। दोस्तों इसके बाद हम लोग जो है हिंदी अंग्रेजी का प्रश्न छोड़ दिए थे, जो कहे थे सबसे लास्ट में देखेंगे, तो दोस्तों अब जो है सबसे पहले हिंदी का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न देखेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? दोस्तों प्रश्नार्थक निपात पूछ रहा है, प्रश्नार्थक निपात कौन सा है? तो दोस्तों इसमें प्रश्नार्थक निपात जो है क्या हो जाएगा, नहीं पूछते हैं क्या हो गया, क्या ये वो रिएक्शन करते हैं, तो यह दोस्तों क्या है प्रश्नार्थक शब्द है, तो ऑप्शन सी जो है 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संकेतवाचक अव्यय का वाक्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर संकेतवाचक अव्यय के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा जो है वाक्य संकेतवाचक जो है अव्यय है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे यह गिलास आधा भरा हुआ है, यह क्या है तो संकेतवाचक है। दोस्तों आप किसी से पानी का भरा हुआ गिलास मांगते हैं, चाहे आधा भरा हुआ गिलास मांगते हैं और उसमें आधा भरा पानी रहता है, तो आप जो है दूसरे को कहते हैं कि यह गिलास जो है आधा भरा हुआ है, तो उसे क्या कर रहे हैं, तो दोस्तों आप संकेत कर रहे हैं कि यह गिलास जो है पूरी भरा हुआ नहीं है, आधी भरी हुई है, तो दोस्तों यह क्या है संकेतवाचक वाक्य है, तो ऑप्शन ए जो है 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किसी वर्ण में जो है हलंत का प्रयोग वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए जो है हलंत का प्रयोग किया जाता है, 3 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है, सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का संबंध क्या है? तो दोस्तों सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का संबंध जो है यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ये जो है क्या है तो यह सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का जो है वाक्य है, 4 नंबर का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, नीलकंठ शब्द है, तो दोस्तों नीलकंठ शब्द
जो है यह योग रूढ़ शब्द है। तो 5 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आपके पॉलिटिक्स बुक इसमें जो है प्रीवियस ईयर में ऑप्शन जो है यौगिक दिया गया है, जो क्या हो जाएंगे, तो दोस्तों गलत हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपके पास अगर पॉलिटिक्स शीट हो तो आप लोग जो है सही कर लेंगे। इसका उत्तर बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, योग रूढ़ हो जाएगा। नीलकंठ जो है यह योग रूढ़ पुरुष है, तो ऑप्शन सी जो है 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों भारतेंदु का सही संधि विच्छेद जो है भारत प्लस इंदु हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 7वां नंबर प्रश्न है, सज्जन का विपरीतार्थ शब्द है। तो दोस्तों सज्जन का विपरीतार्थ शब्द जो है क्या हो जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कहता है कि सज्जन का जो है क्या हो जाएगा, तो दुर्जन हो जाएगा। तो ऑप्शन 7 नंबर का डी राइट आंसर हो जाएंगे, सज्जन का उल्टा दुर्जन। नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों लड़का लड़कपन जो है यह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का जो है सही उदाहरण हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। तो दोस्तों वह रोने लगा जो है यह क्या हो जा रहा है, यह आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितना है। तो दोस्तों इसमें जो है इस वाक्य में जो है 3 सर्वनाम पद की संख्या है। तो ऑप्शन सी जो है 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, जिस प्रक्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिस क्रिया का फल जो है कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक कहा जाता है। तो 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों, कम टू माई पार्टी डैश डैश यानी खाली स्थान सैटरडे नाइट। तो दोस्तों खाली के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, एट, ऑन, इन या फोर का। तो दोस्तों कम टू माई पार्टी ऑन सैटरडे नाइट यहाँ पर होगा, ऑन का प्रयोग जो है खाली स्थान पर किया जाएगा, इसीलिए 12 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दोस्तों इन चारों में से चूज करना है कौन सा सेंटेंस जो है सही है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा जो है सही है। तो डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर फ्रॉम, यहाँ पर 2005 दोस्तों फ्रॉम यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी में है द डॉक्टर इज लिविंग हियर सिंस, दोस्तों सिंस 2005। ऑप्शन बी जो है क्या है दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों 13 नंबर का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे, बाकी जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पिक आउट द नाइट वर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर नाइट नहीं है, थोड़ा राइट वर्ड है, क्या है तो राइट वर्ड है, आप लोग जो है देखेंगे। पिक आउट द राइट वर्ड कौन सा हो जाएगा। तो यह दोस्तों ओकेजनली जो है यह क्या हो जाएगा, राइट वर्ड इसका जो है यह दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट। दोस्तों हॉनेस्ट का जो है एंटोनिम चुनना है, जो है हॉनेस्ट का एंटोनिम जो है क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, हॉनेस्ट का एंटोनिम जो है यह डिसहॉनेस्ट होता है। 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है सामाजिक अध्ययन का प्रश्न करवा चुके हैं। तो दोस्तों ये जो है 2010 का जो है प्रीवियस ईयर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देंगे ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिले कि आगे वीडियो बनाने का। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।